नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने पिछले लेक्चर में विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा, फ्रेनेल दूरी, जो विवर्तन से उत्पन्न समस्या थी उनको डिस्कस कर लिया है। विवर्तन के हमने न्यूमेरिकल भी अप्रोक्सीमेट कर लिए जो अपने पास अवेलेबल थे, है ना। अब इसके बाद जो इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। इस चैप्टर में अपन ने परावर्तन की व्याख्या की तरंग सिद्धांत से, अपवर्तन की व्याख्या की तरंग सिद्धांत से, व्यतिकरण तरंगों की घटना अनुदैर्ध्य और व अनुप्रस्थ दोनों में घटित होती है। इसके अलावा अपन ने विवर्तन पढ़ लिया, विवर्तन में विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर भी पढ़ लिया, विवर्तन के प्रभाव के रूप में विभेदन सीमा, विभेदन क्षमता भी पढ़ ली और फ्रेनेल दूरी भी पढ़ ली। क्योंकि विवर्तन होने के बाद ये प्रश्न उठ जाता है कि किरण प्रकाश की कहाँ तक सार्थक है। क्लियर सब। अब सब जो इसका नेक्स्ट पार्ट चलेगा वो नेक्स्ट पार्ट है ध्रुवण, है ना, यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन में सब पहले क्या है, ये पार्ट एकदम स्टार्ट नहीं होता है ना। इस पार्ट में पहले थोड़ा डेफिनेशन टाइप से बातें आएंगी, उसके बाद पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। तो पोलराइजेशन एकदम स्टार्ट नहीं होता। अब बात को समझे साहब। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। अपन ने बहुत डिस्कस इस पे इस चैप्टर को चालू किया था, तब भी कर लिया था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसमें संचरण की दिशा, ये संचरण की दिशा, इसको चाल v से दर्शा दो। इसके अलावा ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, ये सब विद्युत क्षेत्र सदिश कैपिटल E के कंपन, व चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन। दूसरे कलर से बता दूं, ये चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन कैपिटल B, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन व चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन, तीनों परस्पर लंबवत है। हाँ, इनका रोटेशन पॉसिबल है। रोटेशन पॉसिबल है का मतलब जैसे ये संभव है कि सब विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन जब शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन आ जाएंगे, पर रहेंगे 90 डिग्री पर ही, है ना। ये देखो सब, तो ये घूर्णन तो कर सकते हैं, इनका रोटेशनल तो या रोटेशन तो होता है, लेकिन तीनों रहते सदैव लंबवत हैं। अपन विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। यानी ये पेन संचरण की दिशा है, ये हाथ आप विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन मान लीजिए और ये हाथ चुंबकीय क्षेत्र सदिश का कंपन, ये तीनों परस्पर लंबवत रहते हैं। रोटेशन करेंगे तो भी 90 डिग्री पर ही रहेंगे। ठीक है सब। अब एक्चुअली क्या है, जो आंख के रेटिना को प्रभावित करता है वो है विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन, है ना। यानी जब हम प्रकाश से संबंधित बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन को लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आंख के रेटिना को प्रभावित करता ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन आंख के रेटिना को प्रभावित करता है, इसलिए इससे हम प्रकाश सदिश भी बोल दिया करते हैं। और जब प्रकाश से संबंधित घटनाओं की बात करते होते हैं तो उस समय फिर चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कंपन को दर्शाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो आप संचरण की दिशा दर्शाओ और केवल विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन दर्शाओ, और चीज मत दर्शाओ। और चीजों को दर्शाने से फिर कोई मतलब रहेगा ही नहीं, है ना। तो सब एक मिनट एक तरफ ही दर्शा दें, फिर मैं अभी सब समझा दूं। तो कहने का मतलब प्रकाश की घटनाओं का जिम्मेदार E है, इसे हम प्रकाश सदिश कहते हैं। और जब हम प्रकाश के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं तो हम फिर दो ही चीज लेंगे,
एक तो संचरण की दिशा लेंगे, एक ई लेंगे। इस मोमेंट में हम बी को गायब कर देते हैं क्योंकि उसके होने से यहाँ कुछ प्रभावित होने वाला नहीं है। अब ये तो होगी साहब प्रकाश से संबंधित सिंपल सी बात। ये आपके सामने जो दिख रहा है यही प्रकाश है ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो अपन ने दिखा दिया। अब अनपोलराइज्ड लाइट है ना। अब छोटी छोटी बातें, इसमें सब छोटी छोटी बातें, बहुत इजी पोर्शन है। अध्रुवित प्रकाश है ना, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अब हम प्रकाश में केवल किसको कंसीडर कर रहे हैं? संचरण की दिशा को और उसके लंबवत विद्युत क्षेत्र सदिश को, है ना। वह प्रकाश जिसमें संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उपस्थित हों, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी जैसे बोर्ड के तल के लंबवत में संचरण दिखाऊं, ये मैंने बोर्ड के तल के लंबवत संचरण दिखा दिया। तो बोर्ड के तल के लंबवत संचरण है तो इसके चारों ओर सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन अगर मौजूद हैं, अब इतने तो देखो बना नहीं पाऊंगा, वरना कोई गैप प्रायोगिक रूप से छोड़ना नहीं चाहिए, किसी प्रकार का गैप। इस प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अगर इसको आप बोर्ड पर दिखाएं तो ये संचरण की दिशा, बोर्ड पर दिखाएंगे तो एक तो विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन ये वाला दिखा दो, है ना, और एक बोर्ड के तल के लंबवत वाला दिखा दो। यानी दो कंपन दिखाए जा सकते हैं अगर, तो सब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन जो हैं ये अध्रुवित प्रकाश के। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखो ये तो मैंने एक तरंग बताई थी, ओनली एक तरंग, है ना। अब कोई भी प्रकाश स्रोत हो तो उस प्रकाश स्रोत से तो तरंगावलियां उत्सर्जित होती हैं, यानी तरंगों का जखीरा उत्सर्जित होता है। एक प्रकाश स्रोत कितनी, अब आप अनंत कह सकते हो, एक प्रकाश स्रोत अनंत विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करेगा, एक प्रकाश स्रोत। अब सभी के पास संचरण की दिशा के लंबवत कौन मौजूद है? सभी के पास संचरण की दिशा के लंबवत ई मौजूद है। तो सब जब प्रकाश आपकी तरफ आ रहा होगा तो संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी संभव दिशाओं में, यानी मेरी भावना को समझिए आप, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये सिचुएशन है। अब वो क्या है, बोर्ड पर तो कौन इतनी माथाफोड़ी करे, कौन इतना बताए, इतनी मेहनत कौन करेगा, ये सभी संभव दिशाओं में। अब अपन तो सिंबल बना रहे हैं तो सिंबल में अपन ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, अपन केवल सिंबल जब बताते होते हैं तो वो कुछ लिमिटेड बता देते हैं ऐसे, वरना जो सिचुएशन है वो तो बहुत डेंजर है। वो तो सभी संभव दिशाओं में ये सारे के सारे कौन है, संचरण की दिशा के लंबवत सारे के सारे विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है ये। तो एक्चुअल पोजीशन तो ये है, ये संचरण की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत है ना, पर अपन सिंबॉलिक दृष्टिकोण से इतने ही दर्शा देते हैं। इसमें ई लिखना जरूरी नहीं क्योंकि वो पहले अपन कंसीडर कर चुके हैं। तो साहब वह प्रकाश जिसमें संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उपस्थित हों, उसे अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यह प्रकाश आंख पर चकाचौंध उत्पन्न करता है, रेटिना को ढक देता है। इसलिए जब यह प्रकाश आपकी आंख पर गिरता है तो आपको एकदम कुछ भी नहीं सूझता। जैसे मान लो आप सूर्य की तरफ देखोगे तो कुछ समय के लिए आपकी एकदम आंखें चौक हो जाती हैं, यानी आपको कुछ क्षण के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है ना। इसी प्रकार रात्रि के समय आपने देखा होगा कई बार कि जब आप 4 व्हीलर या ट्रक वगैरह को आते हुए देखते हो,
उसने बीम ऑन कर रखी है, तो उस समय भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो आप समझ दो कि जो प्रकाश आपकी आंख में प्रवेश कर रहा है उसमें संचरण की दिशा के अभिलंब सभी संभव दिशाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन मौजूद हैं और वो आंख के रेटिना को प्रभावित करते हैं, तो आंख का रेटिना पूरा कवर कर लेते हैं, फिर किसी और का प्रतिबिंब वो बनने ही नहीं देते। तो जो प्रकाश आपको अप्रिय लगता है, जो प्रकाश आपको चिढ़ाता है, जिससे आप चिढ़ते हो, इरिटेट होते हो, जो चकाचौंध पैदा करता है, उस प्रकाश को सामान्य पहचानने के तरीके, उसको हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सामान्य प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है ना साहब। तो ये तो होगी अनपोलराइज्ड लाइट की, है ना, अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। अब बात करें सब ध्रुवित प्रकाश, सिंबल है भी, है ना, ध्रुवित प्रकाश का सिंबल नहीं है। ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट, क्लियर। अब सब पोलराइज्ड लाइट में क्या बात करेंगे अपन, यदि एक मिनट, है ना, यदि अद्वित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दिया जावे तो प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। भाई ये तो आपको कुछ भी दिखने नहीं देगा, जस्ट मैंने आपका ना सूर्य की तरफ देखोगे आप तो वो अध्रुवित प्रकाश आपकी आंख पर चकाचौंध पैदा कर देगा, डायरेक्ट सन की तरफ आप नहीं देख पाओगे, है ना। अगर इसमें विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दें, फिर स्वाभाविक है बीच बीच में गैप बन जाएगा, और बीच बीच में गैप बन जाएगा तो आपका रेटिना पूरी तरह ढका नहीं। आपका रेटिना पूरी तरह नहीं ढकेगा तो आपके चकाचौंध तो नहीं गिरेगी, हालांकि थोड़ा सा चिड़चिड़ाएगा ये प्रकाश, लेकिन पहले जितना इरिटेट नहीं करेगा, ये आपको थोड़ा कूल लगेगा, है ना। तो सब यदि अध्रुवित प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपनों को निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दें तो प्राप्त प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और इस प्रक्रिया को ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है, इसका कोई सिंबल नहीं है ना। अब आ जाओ सब समतल ध्रुवित प्रकाश, है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज लाइट। ये अपने सबसे ज्यादा काम किए, इसको अपन पीपीएल के नाम से पुकारा करेंगे। पीपीएल कहते आप भी समझ जाएंगे और मैं भी, तो अपन इसको पीपीएल कहेंगे। ध्रुवित प्रकाश के बारे में मैंने सुनाई दिया आपको। इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तुलनात्मक रूप में कम हो जाते हैं, जिसको आप समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। अब समतल ध्रुवित की प्रकाश की बात करो। यदि ध्रुवित प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दें, अब सब विभिन्न दिशाएं नहीं चलेंगी, यह भी नहीं चलेगा। अब एक निश्चित दिशा या तल में सीमित कर दें, जैसे मान लो ये बोर्ड पे बताऊं मैं, ये संचरण की दिशा, अब ये देखो बस ये रह गया केवल, ये एक निश्चित दिशा में ही रह गए विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन। अगर आप बोर्ड के तल के लंबवत बता रहे हो संचरण, तो बोर्ड के तल के लंबवत बता रहे हो तो उसमें तो फिर ऐसे बता दो, उसमें ये आप कंपन को बोर्ड के तल के लंबवत कर दो। ये देखो ये कंपन बोर्ड के तल के लंबवत, तो ये दोनों सिंबल किसके हैं? अब ये कंपन बोर्ड के तल के लंबवत है, ये बोर्ड के तल में है, तो ये दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश के रिप्रेजेंटेशन है। तो सब ध्रुवित प्रकाश में उपस्थित विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन को एक निश्चित दिशा
या तल में सीमित कर दिया जाए तो प्राप्त प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, यानी पीपीएल कहते हैं। अपने को यही प्राप्त करना है, लेकिन यहां तक आने से पहले अभी कुछ चर्चाएं करनी पड़ेंगी अपने को, है ना। अब सब छोटी छोटी बातें, अगला पेन ले लेते हैं। कंपन तल एवं ध्रुवण तल, है ना साहब, सब चीजें आएंगी इसमें, छोटी छोटी परिभाषाएं। कंपन तल व ध्रुवण तल, ये सब अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने कहा था स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप की शर्तें, तो स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप की शर्तों में मैंने ध्रुवण तल यानी वाइब्रेशन प्लेन और पोलराइजेशन प्लेन, इन दोनों की बात की थी। वह तल जिसमें संचरण की दिशा व विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन दोनों उपस्थित हैं, उससे हम कहते हैं कंपन तल। तो दोबारा सुन लें, वह तल जिसमें संचरण की दिशा व विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन दोनों ही उपस्थित हैं, उससे हम कहते हैं कंपन तल। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे अपन ने ये वाला देखो, ये वाला है, अब इसमें एक तल बना के दिखाता हूं मैं, ये देखो, ये प्लेन। अब ये जो मैंने तल बनाया व्हाइट से, इसमें ही संचरण की दिशा भी है और इसमें ही विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन भी है, दोनों मौजूद है ना। तो सब इस तल को अपन कहेंगे कंपन तल, क्लियर, जिसमें दोनों विद्यमान है, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन और संचरण की दिशा। ये तो हो गया एक बात। अब आ जाओ ध्रुवण तल, इधर ले लो। कंपन तल के लंबवत, अब बोर्ड तो कंपन तल हो गया, इसके लंबवत ये हाथ। कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उपस्थित नहीं है, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन उपस्थित नहीं है, उससे हम ध्रुवण तल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपन तल और इससे 90 डिग्री पर जो दूसरा तल है उसे कहते हैं हम ध्रुवण तल। समझ में आ गई सब, है ना। तो ये सब दोनों तलों की बात होगी। अब अगली बात, ठीक है, छोटी छोटी बातें। अब प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये मैंने दोनों सुनाई दिया आपको ना, कि जिस तल में कंपन और विद्युत क्षेत्र सदिश के संचरण की दिशा वो कंपन तल, उसके लंबवत तल ध्रुवण। अब आ जाओ साहब प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, है ना। अब प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है तो पहले एक यांत्रिक प्रयोग बताएंगे, फिर आपको यांत्रिक प्रयोग के बाद प्रकाशिक प्रयोग बता देंगे। आज इतना ही देखते हैं पहले ना। अब पहले यांत्रिक प्रयोग खटाखट अपन कर लेते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, थ्योरी है ना। हम क्या करते हैं, दो स्लिटें लेते हैं, ये दो गत्ते लिए हमने, गत्तों में भी स्लिट बना लूंगा मैं, है ना। सिंपल सा प्रयोग है। इसमें स्लिट है, मेरे को कलर चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी। ये स्लिट है, गैप है ना, और जगह गैप नहीं है। तो पहले आपको मैं बता रहा हूं ए यांत्रिक प्रयोग, यानी अपन कैसे जान सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। तो पहले आप जानो यांत्रिक प्रयोग से। अब इसमें क्या करते हैं अपन, एक रस्सी दोनों से गुजार देते हैं, ये सब रस्सी दोनों से गुजारती, क्लियर, सिंपल सा, ये रस्सी को गुजारा। अब इन दोनों की झिर्री एक दूसरे के समांतर है, ध्यान से समझना सब। अभी दोनों की झिर्रियों को क्या कर रखा है, एक दूसरे के समांतर कर रखा है। ये दो बिंदुओं के बीच में ये डोरी अपन ने इसमें पिरो के निकाल दी, जैसा आपको दिखा दी। अब इस डोरी में मैं झिर्री के अनुदिश
झिर्री यूं है, थोड़ा समझना आप है ना, चित्र तो चित्र की जगह, झिर्री यूं है, इसमें से डोरी पिरो रखी है। अब झिर्री की अनुदिश यानी झिर्री की दिशा में इसको मैं खींच के छोड़ता हूं, वाइब्रेशन पैदा करता हूं। ये साहब मैंने वाइब्रेशन पैदा किया, है ना, थोड़ा सा उसको, ये मैंने इसमें कंपन पैदा किया, है ना, थोड़ा सा समझिएगा, ये मैंने कंपन पैदा किया। अब ये जो मैंने कंपन पैदा किया, तो ये देखो कंपन के आयाम इस ए से भी गुजर गए और बी से भी गुजर गए, दोनों से गुजर गए, क्योंकि डोरी को जिस दिशा में आपने कंपित किया था, है ना, इसको स्लिट कह दें, S1 S2 कह दें ना, स्लिट, क्योंकि ए भी वो भी है ना, तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा, तो इनको स्लिट बोल दें, S1 S2 बोल देते हैं, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। अब आपने क्या था कि झिर्री की दिशा में वाइब्रेशन कराया था, तो वाइब्रेशन का आयाम S1 से भी गुजर गया और S2 से भी गुजर गया। क्लियर साहब, ऐसे दिखा देते हैं वो चित्र थोड़ा सा। अब क्या करते हैं साहब, आप ध्यान से समझिएगा, इस एक को तो रखें आप स्थिर, है ना, एक मिनट, ये यहां से बिठा देता हूं, तो इस S1 को तो रखें स्थिर, ये देखो S1 को तो रख दें स्थिर, S1 रख दिया आपने स्थिर, और S2 को आप रख दें 90 डिग्री पर। क्लियर, वही आपकी डोरी ए बी है। अब क्या होगा, अब आप वैसे ही कंपन कराओ जैसे आप पहले करा रहे थे, ये देखो, अब ये कंपन का आयाम इससे तो गुजर जाएगा, लेकिन इससे अब ये नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि अब ये झिर्रियों की स्थिति ये हो चुकी है, ये तो ये तो इसके समांतर आपने कंपन कराया डोरी को, तो इसने तो आयाम को गुजरने दिया, लेकिन इसने इसके अब झिर्री इस तरह से आ गई, वर्टिकल आ गई 90 डिग्री पे, ये कंपन के आयाम को नहीं गुजरने देगा, डोरी सीधी निकल जाएगी, यानी ये गुजरने देता है, अब ये नहीं गुजरने देता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए को स्थिर रख, S1 को स्थिर रख, S2 को अगर पूरा एक चक्कर कटाता हूं, तो पूरे एक चक्कर कटाने पर इसमें 2 बार डोरी सीधी रह जाएगी, 2 बार ये आयामों को नहीं गुजरने देगा, और 2 बार आयाम पूरी तरह से गुजरेंगे, क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री में तो ये सिचुएशन होगी, है ना, 0 डिग्री व 180 डिग्री, इसमें तो ये सिचुएशन होगी, तो इसमें तो साहब कंपन के आयाम S1 से भी गुजरेंगे और S2 से भी गुजरेंगे। क्लियर साहब, दोनों से गुजरेंगे, लेकिन 2 सिचुएशन ऐसी होगी 90 डिग्री व 270 डिग्री, जिसमें S1 से तो कंपन के आयाम गुजरेंगे क्योंकि वो तो स्थिर है पहले जैसा ही, लेकिन S2 से वो नहीं गुजर पाएंगे। अब मान लो ये तो तरंग थी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग में तो ये प्रयोग सफल है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में कंपन होते हैं संचरण की दिशा के लंबवत। अगर यही तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती, अनुदैर्घ्य तरंग होती, तो फिर स्वाभाविक रूप से अब तो कंपन भी उसी दिशा में होता जिस दिशा में संचरण है ना। अगर अनुदैर्घ्य कंपन या अनुदैर्घ्य तरंग होती तो ये वाला गत्ते वाला प्रयोग सफल नहीं होता, फिर तो गत्ता आप कितना ही घुमाओ, अनुदैर्घ्य तरंग तो सभी स्थितियों में
गत्ते S2 से गुजरेगी। तो ये जो गत्ते वाला प्रयोग है अनुप्रस्थ में सफल है, अनुदैर्घ्य में सफल है। अनुदैर्घ्य में तो कंपन संचरण की दिशा में होते हैं, तो आप गत्ता S1 को स्थिर रख के S2 को कितना ही घुमाओ, S2 को आप कितना ही घुमाओ, कंपन हर समय निकलेंगे, क्योंकि उसमें कण संचरण की दिशा में कंपन कर रहा है। तो सब ये तो था यांत्रिक प्रयोग। अब प्रकाश में भी ऐसा का ऐसा जो गत्ते कर रहे हैं, ऐसा का ऐसा काम करने वाले कई सारे क्रिस्टल हैं। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, टूरमैलिन है, वही गत्ते जैसा व्यवहार है ना। इसके अलावा क्वार्ट्ज है, आइसलैंड स्पार है ना। इसके अलावा कुछ युक्तियां भी हैं, जैसे निकोल प्रिज्म है, ये युक्ति है। पोलरॉइड है। तो गत्ते जैसा व्यवहार करने वाले आपको कई सारे तो क्रिस्टल अवेलेबल हैं और कई सारी युक्तियां। अब देखा, अगर प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होगी तो ये प्रयोग अभी भी सफल होना चाहिए, अपन करेंगे। चलो सब, अब क्या करते हैं, हम टूरमैलिन क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है। टूरमैलिन क्रिस्टल लेकर इस प्रयोग को दोहराते हैं, है ना। टूरमैलिन क्रिस्टल लेकर ये प्रयोग दोहराते हैं अपन, है ना। अब देखो, क्रिस्टल को मैं ऐसे बना देता हूं सिंपल, ये सब क्रिस्टल बना दिया टूरमैलिन, ठीक है। वही दो गत्ते की तरह दो टूरमैलिन क्रिस्टल रख दो आप, ये दो टूरमैलिन क्रिस्टल रख दिया। अब छोटा बड़ा हो गया, एक तो है A और एक है B। ये तो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में रूपांतरित करेगा, अध्रुवित प्रकाश को, तो इसे तो कहेंगे ध्रुवक, यानी इसे बोलेंगे अपन पोलराइजर। ये उसकी जांच करेगा, तो इसे हम बोलेंगे विश्लेषक, यानी एनालाइजर। क्लियर सब। ये अब अपन अध्रुवित प्रकाश को शो कर देते हैं। अध्रुवित प्रकाश के प्रेजेंटेशन ये है, ये अध्रुवित प्रकाश का प्रेजेंटेशन है ना। अध्रुवित प्रकाश, इसको हमने टूरमैलिन पर डाला, ये टूरमैलिन क्रिस्टल, ये सब टूरमैलिन पर इसको हमने आपतित किया। अब टूरमैलिन क्या करता है कि एक विशिष्ट या विशेष दिशा वाले कंपनों को ही गुजरने देता है। जिन कंपनों को वो गुजरने देता है, उस दिशा में क्रिस्टल के अंदर उपस्थित अक्ष को या उपस्थित काल्पनिक अक्ष को हम मानते हैं प्रकाशिक अक्ष। तो ये लाल रंग से जो मैं बना रहा हूं, ये काल्पनिक अक्ष है, ऐसी कोई अक्ष होती नहीं है, लेकिन इसके समांतर जो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन होंगे, ये टूरमैलिन उसको गुजरने देगा। ये सब केवल इनको गुजरने देगा। ये देखो, ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा? समतल ध्रुवित प्रकाश। ये केवल, अब आप कहेंगे कि यही क्यों गुजरे, तो भैया ये इसलिए गुजरे कि हमने एक चीज कल्पना में मान रखी है। वो काल्पनिक चीज क्या है? प्रकाशिक अक्ष। तो जो कंपन गुजर गए वो समझ जाओ किसके समांतर थे? प्रकाशिक अक्ष के समांतर थे। तो टूरमैलिन उन्हीं कंपन को गुजरने देता है जो प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो। अब शुरू में हमने क्या किया कि दोनों ए और बी की प्रकाशिक अक्षों को समांतर रखा। ये सब मैं दिखा रहा हूं, है ना। दोनों की प्रकाशिक अक्षें समांतर रखी तो स्वाभाविक है ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन इस प्रकाशिक अक्ष के भी समांतर हैं, इस प्रकाशिक अक्ष के भी समांतर है। तो ये प्रकाश
या ये एक विद्युत शेष सदिश के कंपन इधर से भी गुजर जाएंगे। इस समय नेत्र को हरे रंग का उच्च तीव्रता का प्रकाश दिखेगा, पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश ये दिखेगा। चलो सब गत्ते जैसा व्यवहार हुआ। गत्ते में भी शुरू में जो आयाम थे वो S1 से भी गुजर गए थे और S2 से भी गुजर गए थे। ये प्रयोग यांत्रिक प्रयोग है और ये प्रयोग प्रकाशिक प्रयोग है ना। इसको प्रकाशिक प्रयोग कहते हैं, है ना। इसमें आप प्रकाशिक प्रयोग में बहुत सारे क्रिस्टलों में से मैं टूरमेलिन का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे आप किसी का। अब सब इस समय विश्लेषक और ध्रुवक, इसने क्या किया, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में चेंज कर दिया, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको इसलिए कहते हैं ध्रुवक। तो सब ध्रुवक की परिभाषा भी समझ लें। वह यंत्र या क्रिस्टल जो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित में रूपांतरित कर दे उसे ध्रुवक कहते हैं, और जो समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करता है उसे विश्लेषक कहते हैं। तो ये बी जांच कर रहा है। दोनों की प्रकाशिक कक्षें शुरू में समांतर हैं, तो जो विद्युत शेष सदिश का कंपन यहां से गुजर गया वो वहां से भी गुजरेगा। प्रकाशिक अक्ष एक काल्पनिक अक्ष है, उस अक्ष को प्रकाशिक अक्ष माना जाता है जिसके समांतर विद्युत शेष सदिश के कंपन गुजर जावे, है ना। तो साहब ये वाले गुजरे, तो आप पूछोगे क्यों गुजरे, तो मेरे पास एक सीधी सी कल्पना से जवाब देना है कि साहब ये किसके समांतर थे, प्रकाशिक अक्ष के समांतर थे, इसलिए गुजर गए। क्लियर साहब। तो साहब यहाँ पे हरे रंग का उच्च तीव्रता का प्रकाश दिखता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब आप क्या करें, लास्ट है ना साहब, अब आपको ये करना है कि ध्रुवक को तो रख दें आप स्थिर, है ना, ये ध्रुवक को तो आप रख दें स्थिर, लेकिन अब आपको विश्लेषक को घुमा देना है। जैसे वहां पर आपने गत्ता घुमाया था, एग्जैक्टली वही यहां पे करना है। यानी अब आप देखें, ये तो जैसी सिचुएशन में था वैसा ही है। ये सब आप अपनी जगह पर इसे घुमाएंगे, है ना। अब अपनी जगह पर घुमाएंगे, एक को तो अपन कह रहे हैं ध्रुवक, बी को विश्लेषक, बी को ही घुमाना वहां भी, यह अध्रुवित प्रकाश, है ना, यह अध्रुवित प्रकाश, ये उन्हीं विद्युत शेष सदिशों के कंपन को गुजरने देगा जो प्रकाशीय कक्ष के समांतर होंगे। यानी यह आपको अध्रुवित प्रकाश से क्या प्रदान कर देगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसमें एक निश्चित दिशा या तल में ही विद्युत शेष सदिश के कंपन विद्यमान हो, उसको अपन कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्लियर। अब क्या करें आप, इस वाले को यानी टूरमेलिन बी ध्रुवक को स्थिर रख, विश्लेषक को अपने ही स्थान पर एक पूरा घूर्णन करावें। ये तो आपने स्थिर रख दिया, एक पूरा घूर्णन कराएं तो 0 डिग्री व 180 डिग्री पर तो आपको पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट दिखेगी, जबकि 90 डिग्री व 270 डिग्री पर आपको प्रकाश की तीव्रता 0 मिलेगी। ये का यही प्रयोग अपन ने यहां किया था। गत्ते को जब पूरा एक चक्कर कटाते हैं तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आयाम नहीं गुजर पाता। ये किसमें संभव है, अनुप्रस्थ में। अनुदैर्घ्य में तो आप कितना ही घुमाओ, हर स्थिति में, क्योंकि कंपन संचरण की दिशा में तो हर स्थिति में कंपन पास थ्रू होगा, निकल जाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं होता। ये 90 और 270 डिग्री में यानी एक चक्कर में 2 बार किसमें से कंपन नहीं गुजर पाते, अगर अनुप्रस्थ तरंग है तो कंपन नहीं गुजर।
और एग्जैक्टली यही चीज यहां पर हो रही है कि आपने जब विश्लेषक को अपने स्थान पर पूरा एक चक्कर कटाया, तो पूरा एक चक्कर कटाने पर 2 बार प्रकाश की तीव्रता उच्चतम है क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और 2 बार प्रकाश की तीव्रता 0 है। यह प्रयोग तभी सत्य है जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो। तो साहब इस प्रयोग के सफल हो जाने से यह स्पष्ट है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगों की भांति, यानी प्रकाश में संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं, संचरण की दिशा में नहीं। तो साहब इस प्रयोग की सफलता इस बात को दर्शाती है कि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है, अनुदैर्ध्य में नहीं। अब आज के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि साहब ध्वनि में क्या ध्रुवण घटित होगा? नहीं, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि में ध्रुवण घटित नहीं होता। अब मेरी बात को ध्यान से सुन ले थोड़ा सा। जैसे व्यतिकरण है, व्यतिकरण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ यानी ध्वनि प्रकाश दोनों में होता है। विवर्तन है, विवर्तन भी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ यानी ध्वनि प्रकाश दोनों में होता है। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हो, मैं वहीं लिख देता हूं टॉप पे, टॉपिक पे, है ना। अभी जो आप पढ़ रहे हो वह केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही होगा, यह केवल अनुप्रस्थ में ही होता है, ध्रुवण अनुदैर्ध्य में संभव नहीं। तो इसका ये क्वेश्चन बनता है और मैं यहां लिख देता हूं, है ना, यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं। ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में संभव है, अनुदैर्ध्य में नहीं। तो इस पे सब क्वेश्चन विशेष रूप से आता है, में नहीं, अनुदैर्ध्य में नहीं। मतलब प्रकाश में ध्रुवण है, यानी प्रकाश में ध्रुवण है, ध्वनि में नहीं, है ना साहब, ध्वनि में पॉसिबल है नहीं। तो साहब ये प्रयोग सफल हुआ। इस प्रयोग से प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, ये सिद्ध हो जाता है। अब लेते हैं हम प्रकाश का संसूचन, है ना। प्रकाश का संसूचन, ये सब डिटेक्शन ऑफ लाइट है ना, डिटेक्शन ऑफ लाइट है ना, डिटेक्शन ऑफ लाइट। अब सब केवल आंखों से देखकर ये सर्टेन अनुमान तो लगा सकते हो आप, लेकिन आंखों से देखकर ये निश्चिंतता संभव नहीं है कि प्रकाश अध्रुवित है, समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। चलो अध्रुवित का तो पता पड़ जाता है कि अध्रुवित प्रकाश चकाचौंध उत्पन्न करता है, लेकिन समतल ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित ये भी तो विधाएं हैं। तो कहने का मतलब हम ये कैसे पता करें कि प्रकाश समतल ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है? तो इसके लिए हम क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। मैंने आपको कल बताया भी था कि आप ये क्रिस्टल जनरली याद रखिए, है ना। जैसे कैल्साइट क्रिस्टल है, ये नाम काम आते हैं अपने इस चैप्टर में, है ना, या ध्रुव वाले पार्ट में ना। टूरमेलिन है, आइसलैंड स्पार है, इसके अलावा क्वार्ट्ज है, और
आपका निकोल प्रिज्म और जैसे पोलरॉइड। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ तो क्रिस्टल हैं और कुछ युक्तियां हैं, है ना। इनके द्वारा हम पता कर सकते कि प्रकाश अध्रुवित है, समतल ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी एक चूज कर लिया अपन ने, है ना। अपन ने सपोज टूरमेलिन चूज कर लिया, क्लियर। अब आपने टूरमेलिन को प्रकाश के सम्मुख रख देना है। जैसे मान लो ये कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, है ना, ये प्रकाश स्रोत, क्लियर। इसके सम्मुख आपको ये क्रिस्टल रखने, जो भी कोई इनमें से आपको चूज करें। ये सब इस क्रिस्टल को अपन ऐसे स्लिट के रूप में ले लेते हैं, है ना। या आपने क्रिस्टल प्रकाश के सम्मुख रख दिया और आप इधर देखेंगे, है ना साहब। अब आपने क्या करना है, इस क्रिस्टल को अपने स्थान पर पूरा घूर्णन कराना है ना, यानी पूरा एक चक्कर कटाना है, क्लियर। अपनी जगह पर इसको रोटेट करेंगे आप, ये इस अक्ष के लंबवत तल में रोटेट करेंगे। अब इस क्रिस्टल को जब आप रोटेट करेंगे तो आपको जो स्थितियां दिखाई देंगी उस स्थितियों से निर्धारण होगा कि जो उत्सर्जित प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश है, मतलब अध्रुवित है, समतल ध्रुवित है, वगैरह वगैरह। अब कैसे पता पड़ेगा, देखो सर, है ना। सबसे पहले नंबर वन में आपको क्या करना है कि इस क्रिस्टल को पूरा घुमावें। जब आप क्रिस्टल घुमाते हैं तो आपको पूरे एक चक्कर में सभी स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित मिले, यानी प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आप समझ जाइए कि प्रकाश अनपोलराइज है, यानी प्रकाश अध्रुवित है ना। दोबारा समझ लें, एक पूरा चक्कर कटाने पर यदि प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहे, यानी कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो, अपरिवर्तित रहे, तो जो प्रकाश यहां से आ रहा है वो कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। अब नंबर 2, एक पूरा चक्कर कटाएं। एक पूरा चक्कर कटाने पर यदि 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार प्रकाश की तीव्रता 0 यानी न्यूनतम हो, तो फिर समझ जाइए कि जो प्रकाश क्रिस्टल पर आप आपतित कर रहे हैं वो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश है ना, यानी प्लेन पोलराइज लाइट है, क्लियर। तो सब एक चक्कर में अगर 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार प्रकाश की तीव्रता 0 या न्यूनतम हो, तो समझ लेना चाहिए जो प्रकाश क्रिस्टल पर आपतित है वह समतल ध्रुवित है। तीसरा, एक पूरा चक्कर आपने किया, अपनी जगह पे इसको घूर्णन किया। एक पूरा चक्कर करने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो, लेकिन तीव्रता कहीं 0 न हो, है ना। प्रकाश की तीव्रता कम ज्यादा हो, परिवर्तित हो, लेकिन 0 कभी नहीं, तो फिर समझ जाइए प्रकाश आंशिक ध्रुवित है ना। तो कहने का मतलब, एक बार और सुन लें, यदि क्रिस्टल का पूरा एक चक्कर करने पर प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहे तो समझ जाइए प्रकाश अध्रुवित प्रकाश है। एक पूरा चक्कर करने पर 2 स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो या 0 हो,
और ये स्थान परस्पर 90 डिग्री पर हो तो समझ जाइए प्रकाश समतल ध्रुवित है। और यदि एक पूरा चक्कर करने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो लेकिन तीव्रता कहीं भी शून्य न हो, है ना, प्रकाश तीव्रता परिवर्तित होती, कम ज्यादा होती, शून्य नहीं, तो फिर आप समझ जाइए कि प्रकाश आंशिक ध्रुवित है। तो साहब कहने का मतलब प्रकाश का संसूचन करने के लिए भी केवल आंखों पर भरोसा करना उचित नहीं है। आप प्रकाशिक युक्तियों का इस्तेमाल करें, यानी क्रिस्टल का इस्तेमाल करें, है ना। अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधियां, है ना साहब। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की क्या क्या विधि हैं। तो सब अपने सिलेबस में तो परावर्तन द्वारा है ना। नंबर 2, इस परावर्तन द्वारा में ही एक और चीज है जो ऐड हो जाएगी, अपवर्तन द्वारा, है ना। तीसरा, अब देखो परावर्तन द्वारा और अपवर्तन द्वारा लगभग एक में आ जाएंगे, सिंपल है ना। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना कोई बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। अब इसके बाद आता है द्वि अपवर्तन द्वारा, है ना, द्वि अपवर्तन द्वारा, है ना साहब। अब द्वि अपवर्तन में अपने जो सिलेबस में वो द्वि अपवर्तन किसे कहते हैं पर बहस है, या द्वि अपवर्तन क्या है वो मुख्य बात है। लेकिन मैं द्वि अपवर्तन द्वारा भी आपको समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करना बता दूंगा, द्वि अपवर्तन का मतलब भी समझा देंगे। अपने सिलेबस में तो द्वि अपवर्तन क्या है उस पर ही फोकस किया गया है, लेकिन उसको आगे भी प्रोसीड कर देंगे, है ना। चौथा है द्विवर्णता द्वारा, ये सिलेबस में सब द्विवर्णता द्वारा, है ना, डाइक्रोमेटिक बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश में। ये अपने सिलेबस में कंप्लीट है। और पांचवा मेथड है नंबर 5, प्रकीर्णन द्वारा, है ना। क्लियर। प्रकीर्णन द्वारा भी अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन प्रकीर्णन द्वारा में अपने को ज्यादा बहुत डिटेल में कोई जाने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, है ना। प्रकीर्णन द्वारा में तो चित्र बना के ही काम चल जाए। तो सब समतल ध्रुवित प्रकाश यानी अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तो ध्रुवण की प्रक्रिया हमें मुख्यतः परावर्तन द्वारा पढ़नी है, अपवर्तन द्वारा पढ़नी है और द्विवर्णता द्वारा पढ़नी है। लेकिन फिर इनको भी क्यों छोड़ेंगे अपन, तो अपन पांचों विधि पढ़ लेंगे, मोस्टली 4 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। तो ये बच्चों अब अपन नेक्स्ट एपिसोड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो कोई एक विधि भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे अपन परावर्तन भी पढ़ने लगेंगे तो अपने पास जो टाइम मार्जिन है 10 से 5-7 मिनट होंगे, तो 5-7 मिनट में अपन ये परावर्तन द्वारा को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई एक भी उसमें कंप्लीट नहीं होगा या ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकेगा। तो इसलिए फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर से ही इसे रीस्टार्ट कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से आपको ये विधियाँ कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, इस पर ही क्लोज करते हैं, फिर बाकी डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने आपको एक विशेष बात बार बार बतानी है, जो मैंने बता भी दी थी, कि आप ये ध्यान रखना कि जैसे आपसे कहें कि सब प्रकाश तरंग है, ये किससे प्रमाणित होता है, तो प्रकाश तरंग है ये प्रमाणित होता है व्यतिकरण से।
प्रकाश तरंग है, ये प्रमाणित होता है विवर्तन से। प्रकाश तरंग है, ये प्रमाणित होता है ध्रुवण से। तो प्रकाश तरंग है, 3 घटनाएं हैं जिससे प्रमाणित होता है ना। लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये किससे प्रमाणित होता है? तो मैंने ऊपर भी लिख रखा है और आपको कल भी कहा था, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये केवल किससे प्रमाणित होता है? ध्रुवण से। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो केवल अनुप्रस्थ तरंग में संभव है, अनुदैर्ध्य में नहीं। मतलब प्रकाश में ध्रुवण होगा, ध्वनि में ध्रुवण पॉसिबल नहीं है। तो इसका विशेष याद रखना कि ध्रुवण शुद्ध अनुप्रस्थ तरंगों की घटना है जो अनुदैर्ध्य में घटित नहीं होगी। तो सब 2 प्रश्न हो गए कि प्रकाश तरंग है कि नहीं, किससे प्रमाणित होगा? तो उसमें तो आप उदाहरण दे दो, व्यतिकरण दे दो, विवर्तन दे दो, ध्रुवण दे दो। लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, फिर उसमें आप व्यतिकरण विवर्तन ये नहीं लिख सकते ना, फिर तो आप उसमें ध्रुवण ही लिखो। तो इसको मैंने कल भी आपको विशेष रूप से समझा दिया था कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखना, और अभी भी मैंने समझा दिया है ना। तो बच्चों, अब अपने को विधियां या समतल द्विविध प्रकाश उत्पन्न करना नेक्स्ट लेक्चर से चालू करना पड़ेगा। इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।